पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने एक अंगुली पर उठाकर गायों की रक्षा करी और गायों ने भगवान का अभिषेक किया, इसलिए वो गोविंद गोपाल कहलाए। कहते हैं मंदिर मस्जिद दूर है, कठिन जाप हरिनाम, श्री चरणों में गाय के बसते चारों धाम। 33 कोटि देवी देवता का निवास कहीं है तो हमारी गाय में है, इसलिए हम अपनी गाय को गौ माता कहते हैं। मैं पूरे सदन से आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे राजस्थान की विधानसभा के सदन को सर्वसम्मति से संकल्प लेना चाहिए और भारत सरकार को भेजना चाहिए कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाना चाहिए। ये कुत्ते हिरणों को, भेड़ों को, बकरियों को अपना शिकार बना लेते हैं। आवारा कुत्तों की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए इन कुत्तों की, श्वानों की नसबंदी समयबद्ध करवाई जानी चाहिए। 147 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सीकर से आने वाले माननीय सदस्य फरमा रहे थे, वास्तव में ये बात सही है। राजस्थान विधानसभा का ये सदन राजस्थान के विकास का पवित्र सदन है और यहाँ जो चर्चा होती है उस चर्चा पर अमली जामा पहनाकर राजस्थान का विकास होना ही चाहिए। भारत कृषि प्रधान देश है, सोने की चिड़िया कहलाता था। घी दूध की नदियाँ बहती थी और वो घी दूध की नदियाँ तभी बहती थी जब हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के खेतों और खलिहानों में उष्ट वंश, गाय वंश, भैंस वंश, बकरी वंश, भेड़ वंश, पशुधन बहुतायत रहता था और बहुतायत होता था। और ग्रामीण क्षेत्रों में गांव की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि और पशुपालन पर निर्भर थी और वही काम हुआ करता था। तो हमारे तो उस समय जिनके पास एवड़ है, भेड़ वंश है और पशुधन बहुतायत होता था, उनके यहाँ ही हम हमारे विवाह शादियाँ भी करते थे कि ये परिवार संपन्न है। जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य हंस रहे हैं, ये बात सही है कि 500 एवड़ है इन वास्ते इन्हें घरे टापर दे। तो वो ज़माना देखा और वास्तव में इतने बड़े बड़े हमारे पूर्वजों ने ओण छोड़े, गोचर छोड़े, चारागाह छोड़े। उन ओण में, गोचर में, चारागाह में सेवन बढ़िया घास आज भी होती है और वो घास जो गायें चरती थी और उस घास का जो घी आता है वो वास्तव में सोना है और ऐसा घी तो पूरे विश्व में नहीं मिलता, वैसा सेवन गाय का घी होता है। तो अब स्थितियाँ ये हो गई कि जो मुंह से बोलकर नहीं कह सकते, उनकी आवाज़ अगर कोई बन सकते हैं तो हम बन सकते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि आज जो हालात है उन हालातों में तो सिंथेटिक की नदियाँ बहती। आज बड़े बड़े समारोह होते हैं और बड़े बड़े घी के टीन आते हैं, पता नहीं घी आता कहाँ से है और दूध आता कहाँ से है, इतने तो गोवंश रहा ही नहीं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आज के जो हालात है उन हालातों में हिंदुस्तान के अंदर 246 ग्राम दूध प्रति व्यक्ति और राजस्थान में 408 ग्राम दूध प्रति व्यक्ति रह गया, लेकिन प्रदेश का हिस्सा 10% है और आने वाली 21वीं सदी में 50 ग्राम प्रति व्यक्ति ही दूध मिलेगा। ये हालात हो गए। इसलिए भगवान गोविंद भगवान का जो नाम पड़ा वो नाम इसलिए पड़ा कि इंद्र भगवान की कोप दृष्टि ब्रज पर पड़ी, बारिश खूब हुई, गायें बहने लगी। उस समय गिरिराज को, गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने एक अंगुली पर उठाकर गायों की रक्षा करी और गायों ने भगवान का अभिषेक किया, इसलिए वो गोविंद गोपाल कहलाए। कहते हैं मंदिर मस्जिद दूर है, कठिन जाप हरिनाम, श्री चरणों में गाय के बसते चारों धाम। 33 कोटि देवी देवता का निवास कहीं है तो हमारी गाय में है, इसलिए हम अपनी गाय को गौ माता कहते हैं। मैं पूरे सदन से आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे राजस्थान की विधानसभा के सदन को सर्वसम्मति से संकल्प लेना चाहिए और भारत सरकार को भेजना चाहिए कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाना चाहिए। ये मेरी विशेष मांग रहेगी। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो ओण, गोचर और जो शिवाचक है, ओण है, गोचर है, चारागाह है, इन ज़मीनों को सोलर और विंड वालों को अलॉट कर रहे हैं। तो मेरी विशेष मांग रही कि ये ज़मीनें तो रोकें, कम से कम हमारे पूर्वजों ने गायों के चरने के लिए, पशुओं के लिए छोड़ी थी। आप तो जो खातेदारी ज़मीनें हैं
उनको लीज पर लेकर के ये काम कराएं, गायों को बख्शें, पशुधन को बख्शें, जिससे आने वाले समय में हमारा पशुधन जीवित रह सके। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन का मुख्य योगदान है। और 2019 की जो जनगणना हुई, उस जनगणना के अनुसार 5,67,00,000 पशुधन है, 1,46,00,000 कुक्कुट संपदा है। हमारा राजस्थान स्वदेशी पशुधन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के नागौरी बैल, गिर, राठी, थार पारकर, कांकरेज गायें, मालानी घोड़े, बीकानेरी व जैसलमेरी ऊँट, जखराना, सिरोही एवं मारवाड़ी नस्ल की बकरियाँ तथा चोखला, मारवाड़ी नाली एवं पुगल नस्ल की भेड़ें अपने आप में एक विशेष स्थान रखती है। इसलिए मेरा निवेदन यह रहेगा कि पशुधन संख्या के आधार पर राजस्थान का द्वितीय स्थान है, ऊन उत्पादन में प्रथम है, दुग्ध उत्पादन में द्वितीय है। देश के कुल दूध उत्पादन का लगभग 12% व बकरा मांस का 35% एवं ऊन का 30% उत्पादन राज्य में होता है। राज्य की कुल सकल घरेलू उत्पाद आय में 11% है। इसलिए इस पशुपालन को विशेष दर्जा देना चाहिए। और कहा गया है उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और निम्न चाकरी। आज स्थिति हो गई कि अब चाकर तो पहले नंबर पे है और चाकरी भी पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे व्यापार है और तीसरे नंबर पे खेती है। इसलिए खेती होती है। खेती तभी होगी जब पशुपालन ज़्यादा होगा, और पशुपालन होगा तो अच्छा घी होगा, दूध होगा और खाद होगा। पहले अपन समझते ही नहीं सिंथेटिक क्या होता है, रासायनिक खाद क्या होता है। पहले तो सारा खाद पशुओं का होता था, उसी से खेती होती थी, जैविक खेती होती थी। लेकिन अब जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ज़्यादा धन पशुधन रखेंगे। मैं आग्रह करना चाहूँगा कि 5-7 परिवार मिलकर के भी वो गायें रख सकते हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि प्रत्येक परिवार को कम से कम गाय का पालन करना चाहिए, जिसे 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा एक स्थान पर ही हो सकती है। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि गायों के नाम से जो धर्म का काम है, उनकी सेवा का काम है, वहाँ गौशालाएँ खोली जा रही है। जैसे जैसलमेर ज़िले के मामले आपके पास आए हैं, तो गायों के साथ जो इस प्रकार का भेदभाव करते हैं, उसमें कमाई का जरिया बनाते हैं, उसको सरकार को विशेष ध्यान रखना चाहिए और सख्त कार्रवाई करके जिन्होंने गौशाला खोल करके गायों के नाम से भ्रष्टाचार किया और पैसा खाया है, उनका पूरा आप हाथ मुंह में आंतरे में डाल करके वापस निकलवाओ और उनके खिलाफ कार्रवाई कराओ, तभी गाय को न्याय मिलेगा। इसलिए ये विशेष मेरा आपसे निवेदन रहेगा। साथ ही जो पशु शिविर होते हैं वो गायों के लिए होते हैं। अब वो पशु शिविरों में आपको ऊँटों को, बकरियों को, भेड़ों को, उनको भी शामिल करना चाहिए, जिससे उनका भी संरक्षण हो पाएगा। साथ ही ऊँट हमारा रेगिस्तान का जहाज और पशु राज्य है, हमारा राज्य का पशु है, राज्य पशु है। इसलिए इसमें तो ये सैद्धांतिक सहमति भी बन गई कि जब हृदयघात होता है या डायबिटीज़ होती है तो उसके लिए कोई उपयोगी दूध है तो वो हमारे ऊँट वंश का है, जिससे उसका उपयोग है। अब ऊँटों की तस्करी हो रही है, 7 स्टार 5 स्टार वहाँ होटलों में जाता है, बुजुर्गखानों में कटकर जाता है, तो इसको खास तौर से रोकने की ज़रूरत है। एक बार अंग्रेज़ों के समय में सभापति महोदय हमारे यहाँ की गिर गाय को काटने के लिए भेजा गया ब्राज़ील में। तो जब वो भेजा गया था वो गर्भवती थी, गाय गर्भवती थी, इसलिए उन्होंने उनको काटा नहीं और वो गाय बयान हो गई। और बयान होने के बाद में उसका दूध उनको अच्छा लगा, तो एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई दूध के लिए कि भाई किसका दूध अच्छा होता है। उस प्रतियोगिता में पहले नंबर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अगर कोई आई थी, हमारी गिर गाय आई थी। आज इतना हमारा गिर गाय का, थार पारकर का, हमारी राठी गाय का, नागौरी गाय का, साहिवाल गाय का इतना महत्व है। इसलिए राजस्थान के अंदर देसी गाय का पालन होना चाहिए और देसी गाय के नस्ल में सुधार आप करेंगे। और भूण प्रतियोगिता जैसा सीकर से आने वाले सदस्य कह रहे थे, इस प्रकार से हमारे चांदन में भी है और कई पशु विश्वविद्यालय में है, कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में है। तो ऐसे जो चांदन फार्म है, चांदन फार्म की तर्ज पर जैसलमेर में, जालोर में, बाड़मेर में, सिरोही में और विशेष तौर से मेरे विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में ऐसे आप फार्म खोलिए और फार्म खोल करके उसमें अच्छी ब्रीड के सांड आए। प्रत्येक ग्राम पंचायत को 80 नस्ल के सांड मिले और सांडों से अच्छी नस्ल पैदा हो। इसलिए हम सभापति महोदय ये कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से अब हमारे गांव में लोगों को सबको 5 किलो गेहूँ मिलता है, तो हमारी गाय को भी इस प्रकार से सरकार की तरफ से पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, पौष्टिक चारा मिलना चाहिए, जिससे पशुपालक को मदद मिले कि सरकार की तरफ से एक गाय का 5 किलो पौष्टिक आहार मिला है, चारा मिला है, जिससे उसको
सहायता मिले और मदद मिले, इस प्रकार का काम निश्चित रूप से होना चाहिए। साथ ही ये होलिस्टीन और जो जर्सी गाय है, इस जर्सी गाय के लिए सुकड़ों का एक टीका है। अब उस सुकड़ों के टीके में 90% बछड़ियाँ होती। अगर ऐसा टीका हमारी देसी गायों के लिए आप परीक्षण करा करके वैज्ञानिकों से ले आएँ, तो ये जो कह रहे हैं कि निराश्रित है, वास्तव में ये सही बात है कि जो हमारा नंदी है उसको तिलक लगा करके सड़कों पे छोड़ देते हैं और फिर उनको कहते हैं कि आवारा है। आवारा कि हमारे घर का था लेकिन हमने छोड़ा है, उसकी भी रक्षा हो जाएगी और ये नंदी कम होंगे, बछड़ियाँ ज़्यादा होगी जिसको मालिक रख पाएगा। साथ ही जितने भी गाँव में हमारे नंदी हैं और गायें हैं जिनको निराश्रित करके छोड़ दिया है, जो बोल करके कह नहीं सकती, उसके लिए अगर आप अभ्यारण्य बना देंगे और वहाँ रखेंगे तो उनकी सेवा निश्चित रूप से हो पाएगी। ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा। अब आने वाले समय में ये नवीन टेक्नोलॉजी का एडेप्ट किया है जिसमें एम्ब्रियो ट्रांसफार्म होते हैं, तो एम्ब्रियो ट्रांसफार्म से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होती है, क्वालिटी भी इम्प्रूवमेंट होती है। तो ये एम्ब्रियो ट्रांसफार्म जो होता है ये भी आप समय पर लागू कराएं जिससे इसमें हमारा हो सके। कृत्रिम गर्भाधान होता है, कृत्रिम गर्भाधान में बांधियापन, बांझपन निवारण पशुओं के लिए जर्म पायजन केंद्र नारवा में चालू किया गया था। इसे गति देने की आवश्यकता है। ये भी अभी इसको कोई ढंग से काम नहीं हो रहा है, इसको आप गति दिए। साथ साथ में ये एलोपैथी के भ्रमण स्थलीय शिविर चलते हैं, तो ऐसे आप अगर शिविर चलाएं पशुओं में तो वहाँ उनका सही समय पर इलाज हो जाएगा और पशुओं में बीमारी रोकी जा सकेगी। ये मेरा आपसे खास आग्रह रहेगा। साथ में कुछ सुझाव आपको दूंगा, उन सुझावों पर आप विशेष आप करें। मोबाइल यूनिट 1962 में मॉनिटरिंग सिस्टम को दुरुस्त करना एवं मोबाइल यूनिट की क्षेत्र मांग अनुसार दवाएं उपलब्ध कराना। ममता कार्ड की तर्ज पर पशुपालकों का एक कार्ड बनाया जाए ताकि पशुओं का पूर्ण रिकॉर्ड संधारण किया जा सके। पूर्व में भेड़ ऊन विभाग चलता था जिसको बाद में बंद कर दिया गया, उसको पुनः शुरू करवाया जाए। भेड़ों व बकरियों का विस्तृत डाटा तैयार किया जाए। पशु चिकित्सालय में दवाओं की सप्लाई नियमित रूप से नहीं पहुंच रही है, जिसके कारण पशुपालकों को इनका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्षेत्र की मांग के अनुसार दवाओं की सप्लाई नियमित रूप से की जाए। पंजीकृत गौशालाओं के अनुदान अभी 9 महीने के लिए मिल रहा है, तो मेरा आपसे आग्रह है कि गाय हमारी माता है और गायों के लिए हमको खुले दिल से आज ही घोषणा करी चाहिए कि 9 महीने की बढ़ा करके हम इसको अनुदान 12 महीने करेंगे। इसकी घोषणा मुझे विश्वास है मंत्री जी आज ही करेंगे। साथ ही ये भ्रष्टाचार जो हो रहा है इसको भी आप रोकने का कार्य करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि गायों के चारे के लिए अगर हम किसानों की जहाँ लघु सीमांत काश्तकार हैं, ज़मीनें छोटी है, उनको अगर कृषि का सिंगल फेस कनेक्शन दें तो सिंगल फेस कनेक्शन की योजना ले आओगे तो वो चारा बो करके अपने पशुपालन का काम कर सकेगा। ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा। साथ ही राजस्थान के गौवंश की उन्नत नस्लें देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी उत्पादकता में श्रेष्ठ साबित हो रही है, परंतु अपने राज्य में इन देशी गौवंश की नस्लों को सुधारने के प्रयास आवश्यकता अनुसार नहीं हो पा रहे हैं। आम जन को उन्नत नस्ल की गायें आसानी से उपलब्ध हो, इसका प्रावधान किया जाना चाहिए, जिससे उत्तम नस्ल के सांड गौशाला हो ग्राम पंचायत द्वारा दिए जाने चाहिए। हालांकि राज्य सरकार वेटरनरी यूनिवर्सिटी के मार्फत थार पार करके केंद्र चांदन व सूरतगढ़ में चलाए जा रहे हैं। इसी प्रकार केंद्र शेरगढ़, बाड़मेर, जैसलमेर, अन्य जिलों में चलाए जाने चाहिए। पश्चिम राजस्थान में दूध मार्केटिंग का उपयुक्त क्रय विक्रय तंत्र विकसित नहीं हो पाया, जिसके चलते छोटे पशुपालकों को कम दाम में दूध बेचना पड़ रहा है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में दुग्ध डेयरी सहकारी समिति बनाकर दूध खरीदा जाए व गुजरात मॉडल राजस्थान में लागू किया जाए। पूर्व में पशुपालन विभाग द्वारा नस्ल आधारित योजनाएं चलाई जाती थी, जैसे भेड़ पालन, बकरी पालन, पोल्ट्री फार्म। वर्तमान में इस और उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेरा सरकार से सुझाव रहेगा कि प्रत्येक जिला स्तर पर मोबाइल यूनिट भेड़ व बकरी पालन को बढ़ावा देने हेतु कार्यरत रहे, जिसमें इन छोटे जानवरों के सभी प्रकार के टीकाकरण व अन्य आवश्यक सुविधाएं भेड़ पालकों के गाँव में शिविर लगाए जाने चाहिए। गौशालाओं में उपस्थित अनु उत्पादन गौवंश के बांझपन का इलाज कराकर उन्हें दुधारू बनाया जाना चाहिए। इसके नस्ल सुधार की कोशिश भी हो एवं इन दूध देने वाली गायों को गरीब पशुपालकों को कम कीमत पर उपलब्ध कराएं तथा पशुपालकों को उत्पादन वाली गायों को गौशाला में निःशुल्क प्रवेश दिलाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा पशुओं की संख्या को नियंत्रित करने हेतु एनिमल बर्थ कंट्रोल कार्यक्रम संभाग स्तर पर चलाया जाए, जिससे आवारा कुत्तों, सूरों व रोजरों की संख्या पर नियंत्रण रहेगा। प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में आवारा कुत्ते हिरणों को, भेड़ों को, बकरियों को अपना शिकार बना लेते हैं।
आवारा कुत्तों की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए इन कुत्तों की श्वानों की नसबंदी समयबद्ध करवाई जानी चाहिए। प्रदेश में कृत्रिम गर्भाधान का कार्य भी कार्य क्षेत्र बढ़ाया जाना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे सरकार के समय में कई योजनाएं पूर्ववर्ती सरकार के समय चलाई जाती थी, उन योजनाओं को भी फिर से आप समीक्षा करें और उन योजनाओं को हमारे वापस आप लागू करने का प्रयास करें। साथ ही मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि प्रदेश में पशुपालन की अपार संभावनाएं हैं। राज्य के 80 लाख परिवार पशुपालन व समर्थ गतिविधियों पर निर्भर है। पशुपालन संवर्धन, संरक्षण एवं विकास हेतु 250 करोड़ रुपए का प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन किए जाने की इस बजट में घोषणा की गई। इसके लिए हम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के आभारी हैं। साथ ही दुधारू पशुओं के उन्नत नस्ल विकास एवं आवारा नर गौवंश की समस्या के निराकरण के लिए सॉर्टेड सीमन योजना के तहत दी जा रही अनुदान राशि को 50 से बढ़ाकर 25% किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इससे लगभग 2 लाख पशुपालक लाभान्वित होंगे। इसके लिए भी हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। प्रदेश में पशु चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए 125 पशु चिकित्सकों तथा 525 पशुधन सहायकों के नए पदों का सृजन किया जाएगा। 500 पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोलने की घोषणा, नवीन पशु चिकित्सालय खोलने की घोषणा, 100 पशु चिकित्सा उपकेंद्र व पशु चिकित्सा क्रमण किए जाने की घोषणा। इस पर लगभग 15 करोड़ रुपए व्यय होंगे। पशु चिकित्सालयों का प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमण किए जाने की घोषणा। पशु चिकित्सा संस्थानों में आधारभूत कार्य के लिए 200 करोड़ रुपए व्यय होंगे, इसकी घोषणा। गत कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश में पशुपालकों के लिए पशु बीमा योजना की मात्र कागजी घोषणा की गई थी। अब हमारी भजनलाल सरकार ने पशुपालकों के हितों का ध्यान रखते हुए चरणबद्ध रूप से दुधारू पशुओं के साथ साथ अन्य पशुओं को भी सम्मिलित करते हुए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत प्रथम 5-5 लाख दुधारू गाय भैंस, 5-5 लाख भेड़ बकरी तथा 1 लाख ऊंट वंश का बीमा किया जाएगा। इस पर कुल 400 करोड़ रुपए व्यय होंगे। इसके लिए हम हमारे मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं। पहले पशुपालकों की सुविधा के लिए प्रदेश के 7 जिलों में राज्य स्तरीय पशु मेला आयोजित किया जा रहे थे, अब सभी जिलों में आयोजित करेंगे। इसके लिए भी हम आपके आभारी हैं। ऊंट संरक्षण और विकास मिशन शुरू किया जाएगा। ये इस बार हमारे पशुपालन का विशेष ख्याल रखा गया है और पहली बार ऐसी बड़ी घोषणा की गई है, तो इससे हमारे पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में भी, मेरे विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ की पंचायत समिति मुख्यालय शेखाड़ा में मिगनेटरी पशुपालकों हेतु आवासीय विद्यालय स्वीकृत करवाना। चाबा, तेना, सुवाड़िया, धीरपुरा, बैड़वा, खतरिया, कनौडिया, पुरोहितान, देवातु एवं लोड़ता हरिदसतों को पशु उपकेंद्र से पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करवाना। प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय शेखाड़ा को कार्यालय उप निदेशक पशुपालन विभाग में क्रमोन्नत करवाना। प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय बालेश्वर, शेरगढ़, डागोड़ई, नाथरऊ एवं शेखाड़ा के जर्जर भवनों की मरम्मत करवाना। पशुपालन विभाग के पुराने भवनों का सर्वे कराकर किसी उपयुक्त संस्था द्वारा मरम्मत कार्य करवाया जाए। पशु चिकित्सकों के रिक्त पद भरे जाएं। पशु चिकित्सालय परिसर बालेश्वर में पशुधन सहायक प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना की जाए। आयुष में भी ब्लॉक आयुष चिकित्सालय शेखाड़ा के लिए जमीन आवंटित हो चुकी है, परंतु अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है। मेरा मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि ब्लॉक आयुष चिकित्सालय का भवन निर्माण किया जाए। ब्लॉक आयुष चिकित्सालय शेखाड़ा में 18 पद स्वीकृत है, उसमें से केवल मात्र 4 कार्यरत है एवं 14 पद रिक्त है, इनको भरा जाए। विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ के अधिकांश आयुर्वेद चिकित्सालय के स्वयं के भवन नहीं है एवं अधिकांश पद भी रिक्त है। भवनहीन चिकित्सालय के भवन निर्माण एवं रिक्त पदों को भरा जाए। शेखाड़ा में जिला आयुष चिकित्सालय खोला जाए। आयुर्वेदिक चिकित्सालय में नियमित रूप से दवाएं सप्लाई नहीं होती है, जिसके कारण ओपीडी कम रहती है एवं लोगों को पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है। बालेसत्ता मुख्यालय पर होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी ये 3 अस्पताल अलग अलग जगह पर संचालित है। इसको एक स्थान पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय जूनावास स्कूल परिसर में, जो अभी वर्तमान में राजकीय उस माध्यम में मर्ज होने के कारण ये भवन खाली है, इसमें संचालित करा जाए। मंत्री महोदय, ऐसी खबरें छप रही है आपके जितने भी भवन हैं पशुपालन विभाग के, वो जर्जर हालातों में है, इनका विशेष सर्वे करा करके इसमें काम कराया जाना चाहिए। साथ ही मेरा निवेदन रहेगा कि आयुष नर्सेज हैं, मंत्री महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इनकी जो वेतन विसंगतियाँ हैं, प्रदेश में वर्ष 1998 से 2013 तक आयुष नर्सेज को मेडिकल नर्सेज के समान वेतन दिया जा रहा था, किंतु जुलाई 2013 में मेडिकल नर्सेज को ग्रेड पे 4200 एवं आयुष नर्सेज को ग्रेड
पे 3600 देते हुए दोनों के मध्य वेतन विसंगति को जन्म दे दिया गया, जबकि दोनों का प्रशिक्षण, भर्ती का तरीका एवं कार्य एक समान है। नर्सिंग भत्ता, प्रदेश में आयुष नर्सेज को भी मेडिकल नर्सेज के समान नर्सिंग भत्ता दिया जाए। कैडर रिव्यू, आयुष विभाग में नर्सेज पदों के अनुरूप नवीन कैडर रिव्यू कराया जाकर पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त कराया जाए। नर्सेज का पद नाम परिवर्तन, नर्सिंग ऑफिसर आयुष संयुक्त आयुष विभाग स्तर पर वर्षों से लंबित है। गैर वित्तीय विभागीय मांगों का शीघ्रातिशीघ्र कार्य किया जाए, ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा। साथ ही अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, 2008 में स्वास्थ्य और आयुर्वेदिक विभाग में ग्रामीण कैडर बनाया गया, जिसमें दोनों ही विभागों के डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर की भर्ती की गई, परंतु स्वास्थ्य विभाग में ग्रामीण कैडर को मूल विभाग में मर्ज कर रेगुलर कर लिया गया। लेकिन आयुर्वेद विभाग में ग्रामीण आयुर्वेदिक चिकित्सक, नर्स, कंपाउंडर को स्थायी तो किया गया, परंतु मूल कैडर में शामिल नहीं किया गया। इसलिए मंत्री महोदय, तब से अब तक ग्रामीण कैडर के कोई रूल्स नहीं बने हैं, न ही कोई प्रमोशन पॉलिसी बनी है। 2008 में भर्ती हुए आयुर्वेदिक चिकित्सक, नर्स, कंपाउंडर की 2015 में पुनः भर्ती की गई। तब से आयुर्वेदिक चिकित्सक, नर्स, कंपाउंडर की अभी तक कोई डीपीसी नहीं हुई है, कोई प्रमोशन पॉलिसी नहीं बनी है, वेतन विसंगतियाँ दूर नहीं हुई है। जबकि आयुर्वेदिक चिकित्सक, नर्स, कंपाउंडर की भर्ती 2018 में नियुक्त आयुर्वेदिक चिकित्सक, नर्स, कंपाउंडर को भी ग्रामीण आयुर्वेदिक चिकित्सक, नर्स, कंपाउंडर के से अधिक वेतन मिल रहा है, उनके प्रमोशन हो गए हैं। ग्रामीण आयुर्वेदिक चिकित्सक, नर्स, कंपाउंडर आज भी प्रमोशन और वेतन विसंगतियों का सुधार का इंतजार कर रहे हैं। आयुष चिकित्सकों का भी प्रोबेशन काल 2 साल का होता है, जबकि एलोपैथिक चिकित्सक का प्रोबेशन काल 1 साल का होता है, क्योंकि 1 साल की इंटर्नशिप को प्रोबेशन काल में शामिल कर लिया गया है। वहीं आयुष चिकित्सकों की भी 1 साल की इंटर्नशिप होती है, उसे प्रोबेशन काल में शामिल नहीं किया गया है। इस भेदभाव को खत्म किया जाए और आयुष चिकित्सकों का 1 साल का प्रोबेशन काल किया जाए। एलोपैथी चिकित्सक की तरह एनपीए, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस 62 वर्ष का कार्यकाल और डीपीसी 6, 12, 18 वर्ष पर हो, ये मेरा खास निवेदन रहेगा। मुझे विश्वास है कि हमारे राजस्थान सरकार इन 5 साल के कार्यकाल में पशुपालन को विशेष बढ़ावा देने का काम करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।